स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन हम लोग का 3 या 4 क्वेश्चन बाकी था और एक एडिशनल पॉइंट बाकी है, वो भी बता देंगे। ये देखो होमवर्क में 18, 21, 22, 23, तो पहले 21, 22, 23 कर लेते हैं, फिर उसके बाद 18 नंबर वाला कर 21, 21, 22 और 23 सेम क्वेश्चन के लिए ही हमें दिया है। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर, वेन डायग्राम का क्वेश्चन दिया है। बोला है कि आउट ऑफ 2000 एम्प्लॉइज इन एन ऑफिस 48% प्रेफर्ड कॉफी, 54% लाइक टी, 64% used to smoke. Out of the total, 28% used coffee and tea, 32% used tea and smoke, and 30% preferred coffee and smoke. Only 6% did none of these. The number having all the three is. All the three का मतलब तीनों ही, ठीक है। मतलब स्मोक और कॉफी तीनों मतलब क्या हो जाएगा, एडिशन। एडिशन मतलब यहाँ पर क्या होता है, और होता है, ठीक है। तो ये देखो इसको ना पूरा ड्रॉ करके देखते हैं कैसे करके होगा समझने के लिए। तो 3 सर्कल बना लो तीनों चीजों के लिए, ठीक है। 3 सर्कल बनाओ, एक कॉफी के लिए, एक तो हम लोग का सबसे पहले क्या बोला है, बोला है कॉफी, ठीक है। तो ये वाला कॉफी बना लो, ठीक है। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट देखो, कॉफी के बाद क्या बोला था, टी। अच्छा तो ये टी, अच्छा और ये स्मोक, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर बताया है, देखो बोल रहा है कि कितने लोगों पे सर्वे हुआ है, कितने इंप्लॉइज पे, 2000, ठीक है। टोटल 2000 लोगों पे ये सर्वे हुआ है, 2000 एम्प्लॉय पे ये सर्वे हुआ है, ठीक है। मतलब अगर इसको एक स्क्वायर बॉक्स से डिफाइन करें तो टोटल कितने लोग होंगे इसके अंदर, 2000। मतलब अगर इसको हम ऐसे स्क्वायर लगा लेते हैं तो ये टोटल 2000 लोगों को बताया जाएगा स्क्वायर के अंदर 2000। लेकिन ये सर्कल को मिला के 2000 होगा या नहीं होगा ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो ये देखो ये जो स्क्वायर है इसमें इसमें टोटल 2000 जो है होगा, लेकिन सर्कल से रिलेट करेगा तभी उससे रिलेटेड आइटम होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर पढ़ते हैं, बोल रहा है 48% प्रेफर्ड कॉफी, ठीक है। कॉफी पसंद करते हैं 48%, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, मतलब ये कॉफी का जो सर्कल बनाया है ना, ये जो पूरा ये सर्कल है, ये पूरे सर्कल का वैल्यू कितना है, 48%, पूरा सर्कल का वैल्यू। तो उसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, टी भी इंक्लूड हो सकता है और उसमें क्या स्मोक भी इंक्लूड हो सकता है, लेकिन ओवरऑल वैल्यू कितना है, 48%। तो हम लोग बोल सकते हैं एन ऑफ सी हो गया 48%, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर बोल रहा है 54% लाइक टी। तो टी के लिए मैंने देखो ये ब्लू वाला कलर लिया है, एन ऑफ टी कितना हो जाएगा, कितना परसेंट बोला है, 54, 54। तो 54%, तो ये पूरा मिला के कितना हो रहा है, ये पूरा 54% है। ये पूरा में ये पोर्शन भी आने वाला है, ठीक है। ये पूरा 54% है। अच्छा अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोल रहा है, 64% स्मोक, ठीक है। 64% लाइक स्मोक। तो ये पूरा जो सर्कल है ये हम लोग का 64%, ठीक है। ये पूरा का पूरा 64% है। अच्छा अब नेक्स्ट देखो क्या बोला, ये तो जस्ट देख देख के लिखना ही है हम लोग को। फिर बोल रहा है आउट ऑफ द टोटल 28% यूज टू कॉफी एंड टी, ठीक है। तो कॉफी एंड टी मतलब कौन सा पोर्शन हो जाएगा, कॉफी एंड टी ये वाला पोर्शन हो जाएगा, ठीक है। कॉफी एंड टी पसंद करते हैं ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे लोग हैं बोल रहा है 28%, ठीक है। मतलब गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। अच्छा देखो हम लोग 21 वाला क्वेश्चन कर रहे जो होमवर्क में दिया था मैंने, ठीक है। तो देखो आउट ऑफ टोटल 28% यूज्ड कॉफी एंड टी, ठीक है। तो कॉफी एंड टी मतलब ये कौन सा वाला पोर्शन बता रहा है बोलो तो, कॉफी एंड टी दोनों, मतलब यहाँ यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक ये पूरा कवर होगा। हाँ ग्रीन आएगा तो, क्योंकि कॉफी एंड टी बोला है ना, ये पूरा कॉफी एंड टी मतलब तो ये पूरा ही हुआ। अगर हमें उसमें स्मोक का बता देगा तो हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉफी एंड टी को हम लोग कैसे लिखते हैं, एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी, एंड है तो इंटरसेक्शन, और कॉफी एंड टी कितना बोला, 28%,
28%, ठीक है। और बोला है 32% टी एंड एस। टी एंड एस मतलब टी यानी वो टी मतलब वो भी टी हो रहा है, ये भी टी हो रहा है, और एस मतलब स्मोक हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब टी एंड एस का मतलब ये वाला पोर्शन हो रहा है। टी एंड एस का मतलब ये हम लोग का कितना परसेंट बोला है, कितना बोला है? 30%। 30%, अच्छा। और बोल रहा है कि प्रेफर्ड सी एंड एस, नहीं 32% सी एंड टी, मैंने गलत लिख दिया क्या? आउट ऑफ टोटल 28% यूज्ड सी एंड टी, नहीं ठीक ही लिखा है मैंने, सी एंड टी। अच्छा, उसके बाद 32% टी एंड एस। अच्छा, ये 2 लिख देते हैं, सही हो जाएगा। 32% टी एंड एस हो गया। अच्छा, इसके बाद बोल रहा है कि 30% प्रेफर्ड सी एंड एस। 30% प्रेफर्ड सी एंड एस, तो सी एंड एस ये बोला है 30%। सी एंड एस का मतलब कॉफी और स्मोक। ये देखो, कॉफी एंड स्मोक का मतलब ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला पोर्शन, ये पूरा, ठीक है। कॉफी एंड स्मोक बोला है तो ये पूरा पोर्शन हो जाएगा। बोल रहा है कि 30%। अब एक एक्स्ट्रा और इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, देखो बोला है बोल रहा है कि ओनली 6% डिड नन ऑफ दिस। 6% लोग ऐसे हैं जिनको कुछ भी नहीं पसंद है, ठीक है। तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे? कंप्लीमेंट लिख सकते हैं, नहीं पसंद होने को कंप्लीमेंट बोला जाता है। सी कंप्लीमेंट, टी कंप्लीमेंट और एस कंप्लीमेंट। ये कितना बोला है? 6%, ठीक है, ये 6% हमें बोला गया। अच्छा, अब हम लोग को कैलकुलेट करके देना है। क्या कैलकुलेट करके देना है? देखो बोल रहा है कि द नंबर हैविंग ऑल द थ्री दीज, तीनों चीजें पसंद है ऐसे कितने लोग हैं, मतलब क्या निकालना है? एन ऑफ सी, हाँ इंटरसेक्शन नहीं, इंटरसेक्शन मतलब तो कॉमन, यूनियन टी यूनियन एस, ये निकालना पड़ेगा ना। यूनियन का मतलब होगा ना, देखो यूनियन क्यों होगा, क्योंकि क्या बोला है? ऑल द थ्री इज, तीनों चीजों का पसंद है, मतलब ये तीनों सर्कल टोटल करने से जितने लोग आएंगे उतना, ठीक है। अब इसका हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं या फिर नॉर्मली भी सॉल्व करके देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, पहले एक काम करते हैं, ये पता करो कि कितने लोग जो है पसंद करेंगे कुछ ना कुछ चीज। अगर 6% लोग कोई भी चीज पसंद नहीं करते हैं तो कोई ना कोई चीज पसंद करते हैं, ऐसे कितने लोग हो जाएंगे? बोलो। टोटल तो 100% है, 94%, ठीक है। एन ऑफ सी यूनियन टी यूनियन एस कितना हो जाएगा? 94%। क्यों? क्योंकि टोटल तो 100% लोग होते हैं। 100% में 6% लोगों को कुछ भी नहीं पसंद है, तो फिर 94% लोगों को कुछ ना कुछ तो पसंद है। तो ये जो 3 सर्कल बना है, ये 3 सर्कल बना है, ये 3 सर्कल का टोटल परसेंटेज कितना होगा? 94%, ठीक है। क्योंकि 6% लोग इनमें से, ये तो लोगों के लिए सर्कल बना है, 6% ऐसे लोग हैं जिनको कोई भी चीज पसंद नहीं है इसमें से, ठीक है। अब 94% मतलब कितने लोग, ये तो परसेंटेज में, तो 2000 लोगों पे 94% लगा लो, आंसर मिल जाएगा। बोलो कितना होगा? 2000 लोगों पे लगाएंगे, 2000 लोगों पे 90, 1880। अच्छा, 1880 सेकंड। और 6% करने से कितना आ रहा है? 120 नहीं, तो मेरा गलत क्या? द नंबर हैविंग ऑल द थ्री दीज, ठीक है। तो क्या है? 94%। हाँ, इतना ही तो आएगा, 94%। हाँ हाँ, आ तो रहा है, लेकिन आंसर तो मेरा कुछ मैच नहीं लग रहा है। द नंबर हैविंग ऑल द थ्री, 360, 300, 380। अच्छा, ऑल द थ्री का मतलब मुझे लगता है, हाँ इंटरसेक्शन, सही बोल रहे थे, कॉमन कॉमन, हाँ ऑल द थ्री मतलब मुझे ये वाला पोर्शन निकालना है। अच्छा, ये ठीक है, यूनियन का आंसर ठीक है, अगर यूनियन निकालने बोलेगा। ऑल द थ्री मतलब कॉमन पोर्शन होना चाहिए। अच्छा, ये वाला निकालना पड़ेगा, हाँ मैंने गलत कर दिया, कॉमन होगा ना, ऑल द थ्री बोला है, ठीक है। चलो, ये तो मुझे कैलकुलेट करने बोला नहीं है, ठीक है, कर लिए है तो रहने दो, लेकिन हमें बोला है ऑल द थ्री मतलब तीनों ही होना चाहिए। अच्छा ठीक है, तो तीनों ही कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पर फिर फॉर्मूला लगा लेते हैं, ये देखो इधर लिखो। एन ऑफ फॉर्मूला क्या होगा? 3 सेट का एन ऑफ टी यूनियन क्या क्या है? पहले टी था या पहले कॉफी था?
कॉफी था, कॉफी यूनियन टी यूनियन स्मोक का फॉर्मूला क्या था, एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ टी प्लस एन ऑफ एस माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। हर एक के साथ एक एक करके इंटरसेक्शन करवाओ, फिर क्या हो जाएगा, एन ऑफ एक बार सी टी, एक बार सी टी टी एस, और एक बार क्या करेंगे सी एस, ठीक है। और देखो सारे कुछ ना कुछ वैल्यू हमारे पास अवेलेबल होंगे। एन ऑफ सी कितना है 48%, देख देख के लिखो, पुट कर दो। एन ऑफ सी कितना है 48%, एन ऑफ टी कितना है 54%, और एन ऑफ एस कितना है 64%। अच्छा, और एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी वो भी तो लिखा होगा मैंने 28%, 28%। अच्छा, और टी इंटरसेक्शन इज 32, और एन ऑफ सी इंटरसेक्शन इज 30%, 30%। और फॉर्मूले में और एक चीज भी तो आता है, प्लस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन एस, ये तीनों भी आएगा, ठीक है। जो हमें नहीं पता यही हमें कैलकुलेशन करने के लिए बोला गया है। और ये वाला अभी अभी निकाला हम लोगों ने, सी और सी यूनियन टी यूनियन एस अभी अभी निकाला, ये कितना परसेंट होगा। हाँ, तो वो लिख के पूरा कैलकुलेट करके देखो कितना आ रहा है, चेक करके देखो कितना आ रहा है। लिखो 94% और चेक करो कितना आ रहा है। कैलकुलेट करो 94%, मुझे इधर का टोटल बता दो कितना हो रहा है। 48 प्लस 54 प्लस 64 माइनस 28, ये पूरा कैलकुलेट करके कितना आ रहा है। ऐड करो कैलकुलेटर लेके ऐड करो ओवरऑल। अच्छा, इधर कितना लिखे ये बता दो। 76, सारे चीजों को कैलकुलेट करके 76% प्लस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन एस। अच्छा, अब ये इधर माइनस हो जाएगा, 94 माइनस 76 मतलब परसेंटेज है, तो एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन एस, ये माइनस करने से कितना आएगा 18%। अच्छा, 18%, और ये हो गया इतना। तो अब हमें नंबर निकालना है, तो 2000 का 18% निकाल लेंगे, तो एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन एस हम लोग का परसेंटेज में आया, तो 2000 लोगों पे ये सर्वे हुआ है, इनटू 18% करने पे कितना आ जाएगा 360, ठीक है। तो तीनों का पूछा था, ठीक है, तीनों बोला था यहाँ पर हैविंग ऑल द थ्री, तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। आंसर हम लोग का ऑप्शन ए होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या पूछा था, देखो ये 22 बोल रहा है कि सेम क्वेश्चन का डेटा लेके हमें ये फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैविंग टी एंड एस बट नॉट सी। मतलब ऐसे लिखना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 22 में, नंबर ऑफ वो एम्प्लॉइज पूछा गया है जिनके लिए टी एंड एस, टी एंड मतलब इंटरसेक्शन एस, बट नॉट सी, ठीक है। बट नॉट सी को हम लोग कैसे बोल सकते हैं, ऐसे बट नॉट सी, ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर लिख सकते हो सी कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट का मतलब क्या हो जाता है, नॉट होता है, ठीक है। कंप्लीमेंट का मतलब नॉट होगा, बट नॉट सी। अगर कंप्लीमेंट याद नहीं रख पाते हो तो ऐसे भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। अच्छा, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर टी इंटरसेक्शन एस बट नॉट सी मतलब कौन सा एरिया, अगर इस ड्रॉ में देखोगे टी इंटरसेक्शन सी बट नॉट सी मतलब ये वाला जगह होगा, लेकिन जहां पर ये सी वाला पोर्शन आ रहा है ये पोर्शन माइनस हो जाना चाहिए, है ना। अगर ड्रॉ में देखो, ड्रॉ में कौन सा हो जाएगा, टी इंटरसेक्शन एस का मतलब क्या हो गया, टी इंटरसेक्शन मतलब ये पूरा, लेकिन मुझे ये वाला पोर्शन नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन तो अभी अभी हम लोगों ने निकाला, कितना आया 18%, और टी और एस मिला के कितना था, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, टी और एस मिला के कितना था 32%। मतलब ये पूरा का पूरा 32% है, ये यहाँ से लेके यहाँ का पूरा वैल्यू 32% है। अगर इतना 18 है तो इतना कितना हो, माइनस करके कितना रहा है 14। अच्छा, तो जितना आएगा उतना है, ठीक है।
ये 14% होगा, इसको 2000 पे लगा लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेट करो। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये देखो एन ऑफ टी इंटरसेक्शन एस से माइनस कर दो एन ऑफ टी इंटरसेक्शन एस, तभी तो पता चल जाएगा। अच्छा, ये टी इंटरसेक्शन एस कितना था, 32%, 32% था ये वाला, माइनस ये 18%, तो कितना आया, अच्छा तो 14%। अब यहाँ पर कैलकुलेट करो नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन एस बट नॉट सी, तो 2000 पे 14%, तो कितना हो जाएगा, 280 हो जाएगा। यानी 280 लोगों को टी और स्मोक पसंद है बट कॉफी नहीं पसंद है, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, तो देखो हम लोग ड्रॉ देख के निकाल सकते हैं ना, क्योंकि हमें बीच वाला पॉइंट तो मिल गया। ये देखो, ये अगर मेरा 18% है, ये अगर मेरा 18 है, और ये पूरा टी और एस ये पूरा अगर मेरा 32% है, तो ये ऑटोमेटिकली कितना आएगा, 14% ही आएगा। अब सिमिलर तरीके से यहाँ पर बाकी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो सी और टी मिला के कितना है, 28। ठीक है, यहाँ 18 है, तो यहाँ कितना होगा, टी और टी मिला के पूरा 28 है, यहाँ 18 है, तो यहाँ कितना होगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, ये 10 हो जाएगा। पूरा डेटा चाहो तो लिख सकते हो, इससे कोई भी क्वेश्चन हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब सी और एस का देखो, सी और एस मिला के कितना है, 30। ठीक है, ये 18 है, तो ये कितना, ये पूरा बोल रहा है 30 है। ठीक है, ये पूरा 30 है, ये 18 है, तो ये बाकी कितना होगा, 12। ठीक है, अच्छा अब ये सर्कल देखो, ये पूरा सर्कल जो है ये 54 है, जिसमें ये 10 है, ये 18 है, ये 14 है, तो ये कितना होगा, माइनस कर लो, ऐड करके माइनस करके बता सकते हो कितना होगा, बोलो कितना होगा, 12 हो रहा है। ठीक है, तो हम लिख दिए 12 बोल रहे हो तो। अच्छा, ये सी का देखो, सी टोटल कितना है, ये पूरा 48 है, इसमें ये 10 है, 18 है, ये 12 है, और ये पूरा 48 है, तो ये कितना होगा, 48 से माइनस करो ये सब ऐड करके, तो पता चल जाएगा कितना होगा। देखो कितना होगा, 8 आ रहा है। अच्छा, और ये वाला देखो पूरा, ये एस का वैल्यू कितना है, 64, ये पूरा, जिसमें से इतना पोर्शन 12 है, इतना 18 है, इतना 14 है, तो ये कितना हो, कितना, 20। तो 20, अगर ये पूरा डेटा हम लोग ले लेते हैं, अभी चाहिए नहीं चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो बात अलग है, लेकिन 18 निकलने के बाद हमारे पास पूरा डेटा अवेलेबल हो जाएगा, पूरा डेटा ही हमें मिल गया। देखो कितना हो रहा है, ये सब परसेंटेज है। ठीक है, ये सब परसेंटेज है, परसेंटेज लिखा नहीं, जगह नहीं होगा बोल के, ये सब परसेंटेज है। अब ये सारे परसेंटेज को टोटल करने से कितना आना चाहिए, 94%, क्योंकि ये पूरा सर्कल मिला के तो 94% है। देखो चेक करके 94 आता है कि नहीं, कोई डबल बार ऐड मत कर लो, ये सब एक एक करके ऐड करके देखो 94% आना चाहिए। आ रहा है ना 94, तो अगर ऐसे फाइंड आउट कर लोगे तो कोई भी आंसर पूछे हम लोग दे सकते हैं। यहाँ तो एक पर्टिकुलर 2-3 क्वेश्चन पूछा है, इससे अगर और भी ज्यादा क्वेश्चन पूछ लेगा तो भी हम लोग आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद हम लोग ये वाला 23 बोल रहा है कि सेम क्वेश्चन से हमें ये निकालना है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज प्रेफरिंग ओनली कॉफी, तो यहाँ से देख के बोल सकते हैं ओनली कॉफी। हाँ 8% है, तो तुम लोग को 2000 पे लगाना पड़ेगा ना, सब परसेंट है, मैंने लिखा नहीं क्योंकि जगह नहीं है। 160, तो ये देखो 160 यानी कि ऑप्शन सी है ना। ये देखो सिर्फ कॉफी पसंद करते हैं 8% लोग, तो 2000 का 8% करने से जितना आएगा वही हम लोग का आंसर होगा। यहाँ पर लिख लेते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 23 लिख लो, नोट डाउन कर लो। यहाँ पर हो जाएगा एन ऑफ, क्या पूछा है, टी ओनली कॉफी। ठीक है, तो ओनली कॉफी हो जाएगा 2000 इंटू कितना, 8%, तो हो जाएगा 160। तो 160 यानी कि हम लोग का ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी अगर तुम लोग फॉर्मूला से निकालना चाहते हो तो वो ऐसे देखो, फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो। यहाँ पर सिर्फ कॉफी पूछा है, तो कॉफी के साथ जितना जितना इंटरसेक्शन है, क्योंकि हमें तीनों का कॉमन पॉइंट पता चल गया 18% और ये 12 और ये सारे परसेंट, मतलब ऐसे करके भी निकाल सकते हो। देखो दिखाते हैं, ऐसे भी निकल जाएगा 48%।
ठीक है, -28%, -30% प्लस 18%, ये करने से भी आंसर आ जाएगा ओनली कॉफी का। ठीक है, ये करने से भी सेम तरीके से आंसर आ जाएगा, लेकिन मुझे लगता है ड्रॉ कर लेने से आसान है, ज्यादा फॉर्मूला लिखने का जरूरत नहीं होता। 8% आएगा, अगेन 2000 इंटू 8% कर लोगे तो 160 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी किया जा सकता है। अच्छा, ये मैंने क्यों किया, देखो 48, 28, 30 को लेस किया। 48 का मतलब कौन सा वाला वैल्यू है, ये वाला कॉफी। ये पूरे कॉफी में से मुझे अगर ओनली कॉफी चाहिए तो मुझे ये 3 पोर्शन हटाना पड़ेगा, तो ये 3 पोर्शन का वैल्यू मैंने पहले निकाल लिया था। ये 3 पोर्शन का वैल्यू हम लोग का कितना कितना आ रहा है, वही मैंने माइनस किया है। देख लो, वो 3 पोर्शन का वैल्यू हम लोग का कितना आ रहा है, 10, 18 और 12। ये देखो मैंने वही माइनस किया है, लेकिन यहाँ तो मैंने अलग अलग निकाल लिया था, इस वजह से यहाँ पर मैंने इस तरीके से माइनस किया। ये तो देखो हम लोगों ने ड्रॉ में से स्प्लिट कर लिया, लेकिन हम लोग के पास 10 अलग से कुछ था नहीं, हम लोग के पास अवेलेबल क्या था, 28। तो कॉफी और टी का कॉमन पोर्शन हटा देते हैं। देखो कॉफी से अगर कॉफी टी का कॉमन पोर्शन हटा देते हैं तो कितना हटेगा, 28%। और ये इधर का कॉमन पोर्शन क्या है, कॉफी और स्मोक, तो कॉफी और स्मोक का कॉमन पोर्शन कितना है, 30%। अब 2 बार हटाने के चक्कर में 18 मेरा 2 बार माइनस हुआ कि नहीं, तो इसलिए 18 को क्या करेंगे, ऐड बैक करेंगे। तो वो फॉर्मूला था जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया, देखो दोनों तरीके से मैंने बता दिया, तुम लोग को जो ठीक लगे। तो ये देखो, मुझे अगर सिर्फ ये निकालना है, अगर हम ये नहीं लिखते, अभी तो मैंने तुम लोग को ये लिख के दिखा दिया, बट क्वेश्चन में तो ये इन्फॉर्मेशन था नहीं, क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन था, तो तुम लोग क्या करोगे, कॉफी से माइनस कर देना पोर्शन, फिर ये वाला पोर्शन माइनस करेंगे। जब हम लोग ये पोर्शन को माइनस कर रहे हैं, ये मेरा 2 बार माइनस हो जा रहा है। ठीक है, तो मुझे उसको एक बार क्या करना पड़ेगा, ऐड बैक करना पड़ेगा, नहीं तो आंसर गलत देगा। तो फॉर्मूले से करो, या फिर इसको पूरा लिख के अगर फाइंड आउट कर पाते हो एक एक पॉइंट, तो ऐसे डायरेक्टली भी कर सकते हो। ऐसे डायरेक्टली करने के लिए लेकिन तुम लोग को पूरे सर्कल का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ये देखो एक एक करके वैल्यू निकालना पड़ेगा, तभी तुम लोग डायरेक्ट कर पाओगे, अदरवाइज तुम लोग को कैसे करना पड़ेगा, ऐसे फॉर्मूले से। ठीक है, अच्छा ये हम लोग का हो गया 23 तक। और एक इसमें क्वेश्चन बाकी था ये वाला। ठीक है, विच ऑफ द डायग्राम इज ए ग्राफ ऑफ ए फंक्शन, इसमें से कौन सा जो डायग्राम बना हुआ है वो हम लोग का फंक्शन है। तो फंक्शन होने का कंडीशन क्या है कि हम लोग का फर्स्ट कोऑर्डिनेट रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे ये x1 है, तो नेक्स्ट अगर x1 के बाद कुछ y और आ गया तो हम लोग का वो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, अच्छा अब हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये फंक्शन है कि नहीं है, तो हमें देखना पड़ेगा कि जब ये ग्राफ ड्रॉ हुआ है तो उसमें क्या क्या दिख रहा है। जैसे देखो ये ग्राफ जब ड्रॉ हुआ, ये x1 है, हम लोग बोल सकते हैं ये पॉइंट x1 है, ये पॉइंट क्या है x2, ये पॉइंट क्या है x3। अच्छा अब यहाँ पर देखो y1, यहाँ पर क्या हो जाएगा y2, यहाँ पर y3। जब ये पॉइंट ड्रॉ हुआ तो कौन कौन सा पॉइंट लिया गया, x1 और y1। ठीक है, अच्छा अब देखो जब ये पॉइंट ड्रॉ हुआ तो अगेन क्या लिया गया, x1 और y2। हाँ कि ना, अगर हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो ये पॉइंट के लिए ये पॉइंट है, ये पॉइंट के लिए ये पॉइंट है, ये पॉइंट के लिए ये पॉइंट है, तो x1, y3। तो इसका मतलब मेरा अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट रिपीट हो रहा है तो क्या ये फंक्शन होगा, नहीं होगा। ठीक है, ये फंक्शन क्यों नहीं होगा, ये जस्ट समझ के तुम लोग का आंसर देना है। तो सिंपल सा बात है, यहाँ के पॉइंट से ये 3 पॉइंट बनेगा। ठीक है, इसीलिए भले ये y1, y2, y3 है, लेकिन है तो पूरे x1 कोऑर्डिनेट पे, मतलब x1 के थ्रू से ही ये पॉइंट बना हुआ है। इसका वैल्यू जो भी ले लो, हम x1 बोल रहे हैं, तुम लोग 1 मान लो। अगर ये 1 है, ये 2 है, 3 है, तो अगेन ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो 1 1 1 2 1 3। ठीक है, जो भी मान सकते हो। तो यहाँ पर अगर रिपीट हो रहा है फर्स्ट कोऑर्डिनेट तो ये मेरा फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट चेक करते हैं क्या ये मेरा फंक्शन होगा कि नहीं। उसके पहले हम तुम लोग को ये दिखा देते, ये वाला देखो, यहाँ पर ऐसे करके देखो। अच्छा ये वाला देखो, ठीक है, इसमें देखो यहाँ पर ये वाले जो पॉइंट है इसके लिए मेरा ये पॉइंट बन रहा है। ठीक है, अच्छा ये वाले पॉइंट के लिए मेरा ये पॉइंट बन रहा है। यहाँ पर ये पॉइंट के लिए देखो रिपीट कहाँ पर हो रहा है, इसके लिए ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, हाँ कि ना। देखो रिपीट हो रहा है कि नहीं, वो हमें चेक करना पड़ेगा। ये पॉइंट के लिए ये पॉइंट, ये पॉइंट के लिए ये पॉइंट, लेकिन रिपीट हो रहा है। ये देखो ये पॉइंट से ये पॉइंट बना है, और यही पॉइंट से तो ये पॉइंट भी बना होगा, फिर तो ये एड ऑन हुआ होगा।
तो रिपीट हो सकता है, ठीक है। तो अगर रिपीट हो रहा है, हर जगह पे नहीं हो रहा है लेकिन कहीं तो हो रहा है, अगर रिपीट हो गया एक बार भी तो हम लोग का क्या हो जाएगा, वो फंक्शन नहीं होगा। इसका जैसे यहाँ पर भी देखो, ये हर जगह पे तो रिपीट नहीं हो रहा था, x1 रिपीट हो रहा है, x2 भी यहाँ पर हो रहा था, इस पॉइंट के लिए भी होगा, इस पॉइंट के लिए भी होगा। और यहाँ पर हमें चेक करना है कि रिपीट हो रहा है कि नहीं। रिपीट हो रहा है, देखो ये पॉइंट से ये पॉइंट बनेगा और इसी कोऑर्डिनेट से ये वाला भी बनेगा। मतलब अगर हम इसको x3 दे देते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो ये y1, और ये अगर हम y3 दे देते हैं, बीच में y2 दे देते हैं, तो x3 y1 भी हो रहा है और x3 y3 भी हो रहा है ना। तुम लोग जो भी नाम दे लो, लेकिन दिख रहा है हमें कि यहाँ पर रिपीट होने का पूरा पूरा चांसेस दिख रहा है, तो ये भी हम लोग का फंक्शन नहीं हो सकता है। अच्छा, अब ये वाला देखो, यहाँ पर भी हम लोग का रिपीट हो रहा है कि नहीं, चेक करो, इसमें भी रिपीट होगा। देखो ये वाला पॉइंट इस पॉइंट के लिए हो रहा है, ये पॉइंट कौन से पॉइंट के लिए हो रहा है, यही वाले पॉइंट के लिए हो रहा है। अच्छा, तो रिपीट हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। देखो जब हम लोग यहाँ पर जब ये ड्रॉ हुआ है तो ये पॉइंट कैसे आइडेंटिफाई होगा, x का पॉइंट और यहाँ y का पॉइंट लेके, अगर ये x1 है और ये y1 है तो ये पॉइंट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर y2 लेते हैं तो ये y2 पॉइंट अगर है तो x1 और क्या हो गया, y2। तो ये देखो x1 y1 x1 y2, तो रिपीट तो हो रहा है। जैसे ही मेरा रिपीट हो गया, एक बार से ज्यादा होने से ही तो मेरा वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। या फिर यहाँ पर देख लो, ये x2 है, x2 के लिए ये पॉइंट भी है, ये पॉइंट भी है, तो फिर से रिपीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी मेरा फंक्शन नहीं होगा। तो ये 3 ग्राफ तो मेरा फंक्शन नहीं है। इसका मतलब कंफर्म होता है कि मेरा कौन सा आंसर सही है, ये वाला, क्योंकि इसमें तुम लोग देख लो रिपीट नहीं होगा। जैसे ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, ये पॉइंट को ऐड करके तो ऐसा ग्राफ बनाया गया है। तो ये क्या है, ये अगर मान लेते x0 है, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, और ये तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, इधर वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, देखो ये x0, ये हम लोग y1 ले लेते हैं, ये y2 और ये y3। देखो x0 y1 x1 y2, एक जगह पे भी हम लोग का रिपीट होगा। पॉइंट देख लो, ये तो एड ऑन तो बाद में हुआ होगा, जब ये ऐसे करके पॉइंट आइडेंटिफाई हुआ होगा, तो ये वाला पॉइंट कैसे हुआ होगा और ये वाला पॉइंट कैसे हुआ, ये वाला पॉइंट जैसे भी हुआ है उसमें एक भी जगह पे हमारा रिपीट होने का कोई चांसेस नहीं है। ये देखो ऐसा पॉइंट है, ये पॉइंट को ऐड करके ऐसा फिगर बनाया गया है। तो ये x1 है, ये अगर x2 है सपोज, ठीक है, मैंने ये दो ही दिया है, यहाँ पर x0 है, ठीक है, तो 0 पॉइंट ओरिजिन है, तो ये वाला y1 तो 0, ये देखो x0 y1, हाँ इधर भी आएगा। कौन सा वाला बोलो, हाँ मैंने यहाँ पर एक कम दिया है और एक पॉइंट होगा, 4 होगा ना, ये देखो 1 2 3 4, हाँ जैसे भी दे लो। अगर तुम लोग इसको और बढ़ा भी लेते हो, ठीक है, अगर 4 की जगह 5 भी कर लेते हो तो रिपीट होने का लेकिन कोई चांसेस नहीं है। कैसे भी प्लॉट, मतलब इसका प्लॉटिंग जैसा है उसमें हमारा x1 कोऑर्डिनेट मतलब x कोऑर्डिनेट रिपीट नहीं होगा, तो इसका मतलब ये वाला हम लोग का क्या हो जाएगा, फंक्शन, ठीक है। तो 18 का बी आंसर होगा, लिख लो 18 का बी आंसर होगा, ठीक है, 18 का बी। अच्छा, और इसमें ये तो कंप्लीट हो गया, लेकिन एक छोटा सा थ्योरी बाकी है, वो हम बता देते हैं। जैसे हम लोगों ने फंक्शन में डोमेन पढ़ा था ना, वैसे रिलेशन का भी डोमेन होता है, वो हम बता देते हैं। देखो क्या होता है यहाँ पर लिख लो थोड़ा सा, यहाँ पर लिखते हैं नंबर ऑफ रिलेशन बिटवीन टू सेट, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 to the power n, where n equal to number of element in the product set, in the product set। अच्छा, अच्छा एक चीज देखो, ये तो मैंने लिखवा दिया, अब इस चीज को समझते हैं। रिलेशन मतलब क्या था, रिलेशन मतलब था कोई एक प्रोडक्ट सेट का सबसेट, ठीक है, प्रोडक्ट सेट का सबसेट क्या था, रिलेशन था। तो यहाँ पर लिखते हैं रिलेशन, रिलेशन क्या था, ये मैंने तुम लोग को सिखाया है, रिलेशन इज सबसेट ऑफ प्रोडक्ट सेट, ये तुम लोग को पता है, ठीक है। तो अगर हमें ये पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ रिलेशन बिटवीन टू सेट, यानी कि हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इस बात से कि नंबर ऑफ सबसेट ऑफ
प्रोडक्ट सेट। बोलो ये बात हम लोग बोल सकते हैं रिलेट करके, दोनों पॉइंट को रिलेट करके। देखो क्योंकि हम लोग को पता है कि A क्रॉस B करके जो हमें ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट्स मिलेगा, उससे अगर कुछ एलिमेंट ले लेते हैं और हम लोग रिलेशन बनाते हैं, तो रिलेशन हम लोग का क्या होना चाहिए, किसी भी प्रोडक्ट सेट का सबसेट होना चाहिए। तो पूछ रहा है कि नंबर ऑफ रिलेशन बिटवीन टू सेट, तो इसकी जगह हम लोग बोल सकते हैं नंबर ऑफ सबसेट ऑफ प्रोडक्ट सेट। ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ प्रोडक्ट सेट बिटवीन टू सेट। अब इस चीज को समझते हैं कि एक एग्जाम्पल से। देखो यहाँ पर पहले हम लोग एक सेट लिखते हैं। देखो जैसे ए का वैल्यू मैंने लिखा 2, 3 और 7। ठीक है, बी का वैल्यू मैंने लिख दिया 4, 6। ठीक है, अब ए क्रॉस बी करो। ए क्रॉस बी में कैसे लिखेंगे, क्या क्या लिखेंगे बोलो, 2, 4, 2, 6, उसके बाद 3, 4, 3, 6 और 7, 4, 7, 6। ये क्या हुआ, कार्टेशियन प्रोडक्ट किया हम लोगों ने। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस, नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अभी अभी मैंने बोला कि रिलेशंस का मतलब क्या होता है, सबसेट। तो नंबर ऑफ पॉसिबल, इसके जगह लिखो, रिलेशन के जगह लिखो पॉसिबल सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। हमें फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट कितना होगा ए क्रॉस बी। और सबसेट का मैंने तुम लोग को रूल्स बोला था कि अगर किसी सेट में एलिमेंट्स जितने सारे हैं, सबसेट कितना होगा, 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, सबसेट कैसे फाइंड आउट करते थे, 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट। अच्छा अब सबसेट निकालना है प्रोडक्ट सेट का, तो प्रोडक्ट सेट में कितने एलिमेंट्स है, काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो सबसेट कितना सारा होगा, 2 टू दी पावर 6। ठीक है, तो ऐसे लिखो 2 टू दी पावर 6। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 64, 64 लिखो, 64 लिखे हो, 64 लिखे हो। समझ में आया कैसे 64 होगा। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखवाया था, मैंने लिखवाया था कि हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए दे सकता है, नंबर ऑफ रिलेशन बिटवीन टू सेट। ठीक है, तो दो सेट के बीच नंबर ऑफ रिलेशन पूछने का मतलब हो जाता है नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट। तो दो सेट के बीच में कितने सारे रिलेशनल सेट हो सकते हैं, यानी कि कितने सारे सबसेट हो सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, 2 टू दी पावर 6 इक्वल टू 64। अब एक क्वेश्चन देते हैं, जैसा एक बार एग्जाम में आया था, तो तुम लोग समझ जाओगे कि कैसा क्वेश्चन देगा। तो मैं क्या करूँ, लिखता हूँ मैंने, ठीक है, चलो बोल दो। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन लिखो, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इफ ए इक्वल टू 1, 2 एंड बी इक्वल टू 3, 4 determine the number of relations from A and B। ऑप्शन दिया हुआ था 3, 16, 5 और 6। बोलो क्या आंसर होगा। ए और बी दो सेट दिया है, ठीक है, और बोला है डिटरमाइन द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। मतलब नंबर ऑफ रिलेशंस का मतलब नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, तो फाइंड आउट करके बताओ कितना, 16। हाँ, पहले क्या करना है, हाँ अच्छा, हाँ 60। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। देखो कैसे निकालेंगे, पहले ए क्रॉस बी कर लो। ए क्रॉस बी में कितना आएगा, वो तो देख के पता चल रहा है 4 आएगा, 1, 3 और 1, 4, 2, 3 और 2, 4। तो हम लोग को पता चल गया कि ए क्रॉस बी में कितने सारे एलिमेंट है, तो 2 टू दी पावर n होगा, तो 2 n है 4, तो कितना आंसर हो जाएगा 16। तो समझ में आया, अगर हमें सबसेट निकालने बोले रिलेशनल सेट में, तो ऐसे करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये बाकी रह गया था तो ये मैंने करवा दिया, और कुछ पॉइंट्स है वो एक बार बता देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग का ये कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा अब लास्ट पॉइंट लिखो, डोमेन ऑफ रिलेशन।
जैसे हम लोगों ने फंक्शन का डोमेन निकाला था, वैसे डोमेन ऑफ रिलेशन क्या होगा? सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट। अच्छा, डोमेन का मतलब क्या था? इनपुट। ठीक है, तो इनपुट क्या होता था? फर्स्ट कोऑर्डिनेट ही तो होता था। तो रिलेशनल सेट में जो हम लोग का फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा वही डोमेन होगा। मतलब अभी अभी जो मैंने दो सेट का रिलेशन सेट निकाला, देखो ये जो सेट है, ये देखो ये जो सेट हुआ, ये जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में 1 1 2 2, ये सब क्या हो जाएगा? डोमेन। ठीक है, डोमेन हो जाएगा। अच्छा, अब लिखो रेंज। रेंज ऑफ रिलेशन, तो रेंज कौन सा होगा? रेंज मतलब क्या? आउटपुट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सेट ऑफ ऑल सेकेंड सेकेंड कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, सेकेंड कोऑर्डिनेट्स का जो भी डेटा रहेगा वो हम लोग का क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी रिलेशन सेट में, ये देखो ये एग्जांपल से भी समझ सकते हो। हाँ, कोडोमेन मतलब आउटपुट, उसको रेंज भी बोलते हैं। ठीक है, आउटपुट भी बोलते हैं। ये देखो इसका मतलब ये सब क्या है? डोमेन। ठीक है, और ये जो पीछे लिखा हुआ है सारा सेकेंड डेटा, वो क्या हो जाएगा? रेंज। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट लिखो आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, लाइक ऐसा देखो ए कॉमा ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, अगर मेरा ए कॉमा ए सिचुएशन अराइज करता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी रिलेशन। मतलब आइडेंटिटी रिलेशन ऑलवेज क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। आइडेंटिटी का मतलब ही और एक नाम ही हो जाता है रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो वो आइडेंटिटी भी है। आइडेंटिटी का मतलब अगर ए ए बी बी सी सी ऐसा वाला चीज बिलोंग करता है। नेक्स्ट लिखो इनवर्स। इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन में लिखो इफ आर बी ए रिलेशन ऑन ए देन रिलेशन आर इनवर्स। जैसे हम लोग इनवर्स फंक्शन पढ़े थे, वैसे इनवर्स रिलेशन आर इनवर्स क्या हो जाएगा? आर इनवर्स हो जाएगा देन आर इनवर्स ऑन ए डिफाइंड बाय आर इनवर्स इक्वल टू बी कॉमा ए such that a comma b belongs to R is called inverse relation on A। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझा देते हैं कैसे होगा। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, ए सेट में मैंने लिख दिया सपोज 3 5 और 7। ठीक है, बी सेट में मैंने लिख दिया 1,6। अब R1 एक रिलेशन बनाओ जहां पर A कॉमा बी का ऑर्डर्ड पेयर ऐसा होना चाहिए A लेस देन B। तो कौन कौन सा वैल्यू आएगा बताओ? R1 में A लेस देन B, देखो 3 1। हाँ, तो कौन कौन सा आएगा हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं बिना पूरा लिखे? 3 1 आएगा, 3 6 आएगा। हाँ, और तो कुछ नहीं आएगा। ठीक है, 3 1 क्यों नहीं आएगा बोलो? क्योंकि 3 1 में ए तो ज्यादा हो जा रहा है, हमें ए कम वाला चाहिए। तो 3 6 आएगा, 5 1 नहीं आएगा, 5 6 आ जाएगा क्योंकि ए लेस देन क्या हो गया? बी हो गया। अच्छा, 7 1 आएगा, 7 1 नहीं आएगा क्योंकि ए तो लेस देन बोला है। और 7 6, ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों आएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट और एक रिलेशन कैलकुलेट करो R2, जहां पर B कॉमा ए पेयर में तुम लोग ढूंढो सच दैट B ग्रेटर देन ए। B कॉमा ए करना है, मतलब B क्रॉस ए करना है। ये याद रखो, B कॉमा ए का मतलब क्या करना पड़ेगा? B क्रॉस ए, क्योंकि मेरा ये A है तो ये B है, मुझे क्या चाहिए? B ग्रेटर देन ए चाहिए। तो अब हम क्या लिखेंगे? 1 3, पहले 1 3 आएगा। हाँ आएगा, क्योंकि 1 3 में नहीं, 1 3 तो नहीं, हाँ 6 3 आएगा। तो R2 में लिखेंगे हम लोग का आएगा 6 3, और क्या आएगा?
6 5 आएगा और बाकी कुछ भी नहीं आएगा, चेक करके देख सकते हो, बाकी कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि जब हम लोग, हमें क्या चाहिए, B ग्रेटर देन A चाहिए, मतलब ये वाला ज्यादा चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब B ग्रेटर देन A में हम लोग का ये दो आएगा। अब देखो यहाँ पर हम लोग का क्या हो गया, R1 और R2 इनवर्स है, देखो इसमें 3 6 है, इसमें क्या है, इसमें 5 6 है, इसमें क्या है 6 5, जस्ट ऑपोजिट है। तो वही लिखा है मैंने, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, अब पढ़ के समझते हैं। इफ आर बी ए रिलेशन ऑन ए, ये देखो R1 A और B में एक रिलेशन बनाया है, देन रिलेशन R इनवर्स ऑन A डिफाइंड बाय R इनवर्स, तो ये R इनवर्स हो गया, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या क्या एग्जिस्ट कर रहा है, बी ए सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर इज कॉल्ड इनवर्स रिलेशन, मतलब सीधा बात है कि अगर यहाँ पर मेरा जो बिलोंग कर रहा है इसका जस्ट ऑपोजिट हो जा रहा है, तो ये रिलेशन एक दूसरे का क्या हो जाएगा, इनवर्स। क्योंकि ये रिलेशन कैसे था, ए टू बी, ये रिलेशन कैसे था, बी टू ए, ठीक है। ए टू बी में जो है, बी टू ई में जस्ट इसका क्या है, ऑपोजिट है। तो R1 का इनवर्स रिलेशन क्या हो गया, R2, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं इनवर्स रिलेशन। और देखो ये A अभी क्या है, डोमेन है, और B अभी क्या है, रेंज है, और ये B अभी क्या हो जाएगा, इसमें डोमेन होगा कि नहीं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट तो डोमेन होगा, और ये क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। तो इससे देखो लास्ट पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं कि इनवर्स फंक्शन के केस में कैसे होता है। यहाँ पर लास्ट एक पॉइंट ऐड ऑन कर लो, ये यहाँ पर, ठीक है। इसमें लिखो कि डोमेन ऑफ आर इनवर्स इक्वल टू रेंज ऑफ आर, और यहां पर डोमेन ऑफ आर इनवर्स इक्वल टू डोमेन ऑफ आर। देखो वही चीज ना मैंने अभी तुम लोग को डिनोट करके दिखाया, देखो मैंने क्या लिखा यहाँ पर, देखो R1 का जो डोमेन है वही R2 का रेंज है। देखो डोमेन ऑफ आर इनवर्स फंक्शन कौन सा था, ये नीचे वाला, इसका डोमेन क्या था, B, ठीक है। और वही R1 का क्या था, रेंज था, हाँ कि ना, देखो समझ में आया कि नहीं। देखो ये तो छोटा छोटा क्वेश्चन है, पूछेगा नहीं पूछेगा, लेकिन था कुछ पॉइंट तो बता दिया। ये देखो क्या लिखा है मैंने, डोमेन ऑफ आर इनवर्स, तो ये दोनों में आर इनवर्स कौन सा है, R2। R2 का डोमेन कौन सा है, डोमेन मतलब कौन सा, ये वाला, तो ठीक है। ये मेरा B सेट था, तो B मेरा डोमेन है, तो A मेरा क्या है, रेंज है। और यहाँ पर R1 में देखो, जो यहाँ पर डोमेन है वो यहाँ पर क्या है, रेंज है, और जो यहाँ पर रेंज है वो यहाँ पर क्या है, डोमेन है, इनवर्स है। बस वही चीज लिखवाया है, ठीक है। ये कभी कभी छोटा छोटा क्वेश्चन हमें पूछ लेता है, इसीलिए समझ में आया ये वाला पॉइंट, क्यों डोमेन ऑफ आर इनवर्स इक्वल टू रेंज ऑफ आर, और डोमेन ऑफ आर इनवर्स इक्वल टू डोमेन ऑफ आर लिखा है, देखो। तो सॉरी, ये तो रेंज लिखना चाहिए, मैंने ये इसको भी डोमेन लिख दिया है गलती से, रेंज होगा ना, रेंज लिख लो, रेंज होगा ना, डोमेन ऑफ आर इनवर्स रेंज ऑफ आर है, रेंज ऑफ आर इनवर्स डोमेन ऑफ आर, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग जो है नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एवं तुम ही कौन, ठीक है। अच्छा, अब लिमिट, हेडिंग करो, लिमिट पढ़ेंगे हम लोग। डेटा तो चले, देखो लिमिट जो है, ये मैथ्स में कैलकुलस का पार्ट होता है, ठीक है। अच्छा अब देखो, नॉर्मली हम लोग जब जियोमेट्री पढ़ते हैं, ठीक है, जियोमेट्री पढ़ते हैं तो उसमें जैसे मान लो जियोमेट्री का अलग अलग शेप होता है, सर्कल होता है, ट्राइंगल होता है, ठीक है, स्क्वायर होता है। तो ये सब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, है ना, कि जो मतलब यहाँ पर कैसा क्या, इसमें हम लोग ज्योमेट्री में पढ़ते क्या है, बेसिकली ये सब साइज, ये इसका फीचर्स, ये सब पढ़ते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर तुम लोग एलजेब्रा देखोगे तो एलजेब्रा में क्या पढ़ते हो, प्लस कैसे किया जाता है, माइनस कैसे किया जाता है, डिवाइड कैसे किया जाता है, इनटू कैसे किया जाता है, ठीक है, ये अलजेब्रा में पढ़ते हो। और कैलकुलस जो पार्ट है मैथ्स का, ठीक है, कैलकुलस जो पार्ट है मैथ्स का, उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ चेंजेस, ठीक है, स्टडी ऑफ चेंजेस,
किसी भी चीज का चेंज कैसे हो रहा है वो अगर हमें पता करना है थ्रू मैथमेटिक्स, तो हमें मैथ्स में क्या पढ़ना पड़ता है, कैलकुलस, जिसमें लिमिट एक पार्ट है। कैलकुलस के अंदर लिमिट, जैसे एलजेब्रा के अंदर प्लस भी है, माइनस भी है, डिवाइड भी है, मल्टीप्लीकेशन भी है, उसी तरीके से कैलकुलस के अंदर हमारा लिमिट होता है। ठीक है, तो जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ चेंजेस। ठीक है, अब चेंजेस क्या होता है, देखो हर एक चीज हमारा चेंज हो रहा है। अगर तुम लोग देखोगे शेयर मार्केट रोज चेंज होता है। ठीक है, हमारा हाइट एक सर्टेन टाइम तक क्या होते जाता है, चेंज होता है। ठीक है, अच्छा और क्या चेंज हो सकता है, जैसे कि देखो टेम्परेचर दिन ब दिन क्या होते जा रहा है, चेंज होते जा रहा है। ठीक है, तो हर एक चीज चेंज हो रहा है। अगर हमें उस चेंज को मेजर करना है, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लिमिट का हेल्प ले सकते हैं। बेसिकली लिमिट का हेल्प हमें वहां लेना जरूरी होता है जहां पर चेंजेस को मेजर कर पाना हमारे लिए उतना आसान नहीं होता है। नॉर्मली जो मैथ्स है ना, मैथ्स में ये चेंजेस को देखने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, ग्राफ। ठीक है, और क्या यूज करना पड़ता है, इक्वेशन। जैसे देखो तुम लोग अगर शेयर मार्केट का ही देखोगे ना, जैसे देखो कोई भी शेयर देख लेते हैं, अदानी का शेयर देख लेते हैं, अदानी विल्मर शेयर प्राइस। ठीक है, ये देखो ये क्या है, ग्राफ है। ठीक है, ये ग्राफ हमें क्या बता रहा है, चेंजेस बता रहा है। जैसे 5 दिन का चेंजेस देखना चाहोगे, 1 महीने का, 1 मंथ का, 6 मंथ्स का, 1 ईयर का, तो हमें इस तरीके से दिखाएगा। तो ग्राफ से हम लोग क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, चेंजेस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, और इक्वेशन बना के भी हम लोग चेंजेस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन अराइज हो रहा है कि ग्राफ और इक्वेशंस के हेल्प से हम लोग जो है चेंजेस को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, या फिर ग्राफ प्लॉट नहीं कर पा रहे, या फिर इक्वेशन नहीं बन पा रहा है, देन कंसेप्ट ऑफ लिमिट जो है यूज होगा। ठीक है, तो लिमिट का कंसेप्ट कहाँ यूज होगा, जब हम लोग ये सारे चीजों का अप्लाई नहीं कर पाएंगे चेंजेस को कैलकुलेट करने के लिए, लाइक ग्राफ और इक्वेशन का यूज नहीं कर पाएंगे, वहां पर हमें लिमिट का यूज करना पड़ेगा। तो लिखो, लिमिट इज यूज्ड व्हेन फॉर फाइंडिंग चेंजेस we can't plot a graph or ready an equation। ठीक है, ना तो हम लोग जो है ग्राफ प्लॉट कर पा रहे हैं, ना तो हम लोग इक्वेशन बना पा रहे हैं। उस सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ता है, एन इक्वेशन लिखा है। ठीक है, उस सिचुएशन में हमें लिमिट का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब देखो कब ऐसा हो सकता है, जैसे कि देखो अगर एक काम करते हैं, थोड़ा सा हम तुम लोग को फंक्शन याद दिलाते हैं। देखो फंक्शन क्या होता है, एक बात देखो, फंक्शन में क्या होता है, फंक्शन मतलब क्या था, एक्टिविटी। ठीक है, फंक्शन का मतलब क्या होता है, कोई भी काम करना, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन, एक्टिविटी। ठीक है, जैसे कि मान लो मैंने बोल दिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x + 3। ठीक है, अब अगर हम x में इनपुट दे रहे हैं 1, तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, कैसे लिखेंगे, 2 × 1 + 3, तो कितना हो जाएगा 5। ठीक है, ये हम लोग का क्या हो गया, फंक्शन हो गया। अच्छा, ये जो आंसर आया ना 5, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल वैल्यू। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शनल वैल्यू। ठीक है, फंक्शनल वैल्यू बोलेंगे। अच्छा, अब अगर ये लिख लियो तो लिखो, फिर बताते हैं। अब ऐसा अगर हम कोई फंक्शन देते हैं, क्या तुम लोग उसका वैल्यू निकाल पाओगे कि नहीं, देखो जैसे हम यहाँ पर दे रहे हैं, सपोज ये तो मैंने बोला 1 पुट करो, तो 1 पुट करके तुम लोग के पास कुछ ना कुछ वैल्यू आ गया जो कि 5 आया। ठीक है, तो ये फंक्शनल वैल्यू हो गया। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, ऐसा हम फंक्शन दे सकते हैं जिसका तुम लोग आंसर नहीं निकाल पाओगे। जैसे कि देखो मैंने बोल दिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का स्क्वायर -9 डिवाइडेड बाई x - 3, और मैंने बोल दिया x का वैल्यू तुम लोग को देना है 3। तो बोलो आंसर निकाल पाओगे या नहीं निकलेगा, फाइंड आउट करके देखो, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, और नहीं निकलेगा तो क्यों नहीं निकलेगा, बताओ, बोलो। जीरो तो नहीं आएगा, मतलब 0/0 आ रहा है, 0/0 जीरो नहीं होता है, कैलकुलेटर पे देखो अनडिफाइंड होगा ना, है ना, ये देखो सिंपल, इसमें पुट करो ना, ये देखो x की जगह कितना देना है, 3 देना है, -9, 3 - 3, तो ये कितना हो गया, 9 - 9,
और 3 माइनस 3, तो 0/0 ये क्या होता है, अनडिफाइंड। ठीक है, तो वही हम बोल रहे थे कि ऐसा सिचुएशन हम लोग का आ सकता है। ये देखो 0/0 क्या होता है, रिजल्ट इज अनडिफाइंड। ठीक है, तो ऐसा सिचुएशन हम लोग का हो सकता है कि हमें कोई एक्टिविटी करने के लिए दिया गया है, लेकिन जिससे हम लोग कोई आंसर नहीं निकाल पा रहे। ये क्या हो गया हम लोग का, अनडिफाइंड, क्योंकि 3 से ये आंसर नहीं निकल सकता है। तो ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ेगा, लिमिट का यूज करना पड़ेगा। मतलब हमें 3 के आसपास का वैल्यू यूज करना पड़ेगा, या तो 3 से कम जैसे 2.99999 ऐसा, या फिर 3 से ज्यादा। ठीक है, ये देखो यहाँ पर वही चीज मैंने बोला था कि अगर हम लोग किसी भी चेंजेस को फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, लिमिट। ठीक है, अब देखो हम लोग अगर ऐसा लिखते हैं लिमिट, ठीक है, लिमिट को ना LIM ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 3, इसे टेंड्स टू बोलते हैं, x+3। अगर ऐसा हमें क्वेश्चन में दिया हुआ, ये हम समझाते हैं क्यों ऐसा है। तो इसमें हम लोग अगर 3+3 लिख देंगे तो हम लोग का कितना आंसर आएगा, 6। मतलब मैंने क्या किया, जैसे तुम लोग फंक्शन में पुट कर रहे थे, मैंने इस 3 को यहाँ पुट कर दिया। हम इसका लॉजिक भी बताते हैं क्या किया मैंने, एक बार लिखो। 3+3 हम लोग का 6 आ गया, इसको बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू, जैसे उसे बोलते हैं ना फंक्शनल वैल्यू। तो ये चीज लिखो, इसे हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू। अब इसका एप्लीकेशन समझते हैं। देखो ये हो गया लिमिटिंग वैल्यू। अच्छा, अब देखो अगर हम लोग अपना ये जो फंक्शन अनडिफाइंड आया था ना, इसका अप्रोच थोड़ा बदल दे तो इसका भी आंसर हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे, ये देखो यहाँ पर फिर से लिखते हैं, f of x इक्वल टू x का स्क्वायर -9 डिवाइडेड बाई x -3। तो इसको सॉल्व कर सकते हो, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई x -3। ठीक है, अच्छा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, x+3 x -3, ये हम लोग बचपन में पढ़ते थे ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, अब ये नीचे x -3, अब कैंसिल आउट कर दिया। अब अगर इसमें 3 लिखोगे क्या आंसर आएगा, आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम लोग इसमें 3 लिखेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 3+3 6, जो कि पहले नहीं आ रहा था। ठीक है, देखो अगर हम लोगों ने इसे चेंज कर दिया तो ये आंसर आ गया, लेकिन ये ना फंक्शनल वैल्यू नहीं है, ये लिमिटिंग वैल्यू ही है। भले ही हम मैंने f of x में पुट किया, क्यों, क्योंकि अगर ये फंक्शनल वैल्यू होता तो ये डायरेक्ट फंक्शन पे ही ना एक्टिव हो जाता, ये फंक्शन पे एक्टिव नहीं हुआ, इसको हम लोगों ने किसी और अप्रोच से किया तो ये आंसर लाया, अदरवाइज ये क्या आंसर दे रहा था, अनडिफाइंड। ठीक है, तो ये जो आंसर आया ना, ये फंक्शनल वैल्यू नहीं है, ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का है लिमिटिंग वैल्यू, ये भी हम लोग का लिमिटिंग वैल्यू है। ठीक है, ये हम लोग का लिमिटिंग वैल्यू है, ये फंक्शनल वैल्यू नहीं है। अगर फंक्शनल वैल्यू होता तो डायरेक्ट पुट करने से ही आंसर आ जाना चाहिए था। ठीक है, अच्छा अब ये जो मैंने लिखा ना x टेंड्स टू 3, इसे क्या रीड करते हैं, टेंड्स टू, ये वाला, इसको बोलते हैं x टेंड्स टू 3। ठीक है, टेंड्स टू मतलब इसका टेंडेंसी है x के वैल्यू का 3 के साइड, इसका वैल्यू लेकिन 3 नहीं है। लेकिन तुम लोग बोलोगे मैंने तो 3 लिखा, 3 लिखा है, वो बताएंगे कैसे करके होता है, ये जो समझाने के लिए कि ये लिमिटिंग वैल्यू है। x टेंड्स टू 3 का मतलब x का वैल्यू हमारी 3 के साइड है। ठीक है, मतलब टूवर्ड्स 3 है या अप्रोचेस टू 3 है। ठीक है, अब अप्रोचेस टू 3 मतलब लेस देन 3 में भी अप्रोचेस टू 3 हो सकता है, मोर देन 3 में भी हो सकता है। जैसे कि देखो यहाँ पर हम यहाँ पर एक वैल्यूज पुट करते हैं, जैसे मान लो मैंने अगर पुट कर दिया x का वैल्यू सपोज 2.8, जो कि टेंड्स टू 3 है, मतलब 3 नहीं है लेकिन टेंड्स टू 3 है। अगर हम 2.8 लगाएंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इस लिमिट का वैल्यू 5.8। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा मेरा 5.8। ठीक है, अच्छा अगर हम इसका वैल्यू लगाते हैं 2.9 लिमिट में, बोलो यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू कितना आएगा, 3 ऐड होगा ना, 3 था तो 5.9। अच्छा अगर हम इसको लिखते 3.1 तो कितना हो जाएगा, 6.1। अगर हम लिखते हैं 3.2 तो कितना हो जाएगा, 6.2। अगर हम लिखते हैं 3.3 तो कितना हो जाएगा, 6.3। ठीक है, तो देखो कुछ वैल्यूज मैंने लिए हैं 3 से कम, कुछ वैल्यूज मैंने लिया है 3 से ज्यादा।
जब 3 से कम लिया तो वैल्यू मेरा क्या आया, नियर अबाउट 6 आया, और जब मैंने 3 से ज्यादा लिया तो भी मेरा नियर अबाउट 6 आया। कुछ वैल्यूज मेरा मोर देन 3 दिखा रहा है, कुछ मेरा लेस देन 3, और कुछ वैल्यूज उसके अकॉर्डिंग मेरा मोर देन 6 या लेस देन 6 दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से देखो, एक्चुअली जब हम लोग इसको प्लॉट करेंगे ना, ये देखो हम लोग क्या प्लॉट कर रहे हैं, 3 ये अगर मेरा 3 है, 3.1, 3.2, 3.3, इधर मैंने क्या रखा है 2.9, ठीक है, 2.8, ठीक है, ये रखा है। तो ये 3 में मेरा फंक्शन एक्टिव नहीं हो सकता है, ये जो लिमिटिंग वैल्यू है ये 3 में नहीं आ सकता है, ये वाला आ जाएगा, यहाँ पर बोल रहे हैं अगर इसको हम लिमिट में देते हैं तो बाकी नियर अबाउट वैल्यू मेरा आ जाएगा, ठीक है। तो लिमिट ये x टेंड्स टू 3 का मतलब क्या होता है ना, कि x का वैल्यू 3 नहीं है, x टेंड्स टू 3 का मतलब है x का वैल्यू 3 के आसपास है, या तो मोर देन 3 या तो लेस देन 3। और ऐसा क्यों लेना पड़ा, क्योंकि 3 पुट करने से हम लोग का आंसर नहीं आता, तभी हमें फंक्शन को लिमिट में ट्रांसफर करना पड़ा, ठीक है। फंक्शन को लिमिट में, इसीलिए ये देखो, ये जो फंक्शन मैंने अभी यहाँ पर बनाया ना, इसी का ही लिमिट बनाया है। ये फंक्शन को ऐसा कुछ अप्रोच दिया ताकि वो अनडिफाइंड से निकल के आए, जैसे इसमें अनडिफाइंड हो जा रहा था ना, तो हम लोगों ने इसका अप्रोच बदल दिया, तो ये x+3 हुआ। तो ये अब कैसे हमें आंसर दे सकता है, अगर हम लोग इस पे लिमिट अप्लाई करें जहां पर x का वैल्यू टेंड्स टू हमारा 3 होगा, ठीक है, टेंड्स टू 3 मतलब 3 के आसपास होगा, तो ही हम लोग आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये लिमिट का बेसिकली मतलब ये हो गया कि जहां पर हम लोग अनडिफाइंड ऐसा सिचुएशन आ जाता है, वहां पर हम लोग लिमिट का यूज करेंगे कैलकुलेशन करने के लिए। अब देखो कितने तरीके से हम लोग लिमिट को सॉल्व कर सकते हैं, देखो 3-4 अप्रोच होता है। ये देखो जैसे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये वाला लिखो, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि हम लोग डायरेक्टली वैल्यू को पुट कर सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने दिया लिमिट x टेंड्स टू 4, ठीक है, और ऐसे लिख दिया 4x+2 डिवाइडेड बाई x-2। तुम लोग को क्वेश्चन ऐसे ही देगा, ज्यादा कैलकुलस पार्ट में दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, बहुत ही कम नंबर का आता है, ठीक है, इग्नोर भी कर सकते हो, फिलहाल के लिए कर लो, ठीक है। तो क्वेश्चन में आते हैं डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन देगा। अब तुम लोग इस क्वेश्चन का आंसर कैसे सॉल्व करोगे, देखो हम लोग को x टेंड्स टू 4 दिया है, हमें क्वेश्चन सॉल्व 4 से ही करना है, लेकिन इसका मतलब मैंने समझा दिया कि 4 का मतलब, लेकिन यहाँ पर x का वैल्यू 4 नहीं है, ठीक है, x का वैल्यू 4 के आसपास है, लेकिन जब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं तो x का वैल्यू 4 पुट करके ही करते हैं। अब ये पुट तभी कर पाएंगे ना जब ये अनडिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। अब चेक करो क्या ये अनडिफाइंड होगा कि नहीं, वो डिपेंड करता है कि नीचे अगर 0 आ जाए तो ही तो प्रॉब्लम है, ऊपर 0 आने से तो प्रॉब्लम नहीं है। अगर मेरा 0/2 आया तो आंसर 0 होगा, लेकिन नीचे 0 आ गया, ऊपर 5 आ जाए, या फिर नीचे 0 ऊपर 0, तब तो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे कि मेरा नीचे 0 आ रहा है कि नहीं, क्या यहाँ 4 पुट करने से नीचे 0 आएगा, नहीं आएगा, तो डायरेक्ट इसमें x का वैल्यू पुट कर दो, यानी 4 × 4 + 2 4 - 2, ठीक है, कितना आएगा 9, ठीक है। तो 8 + 2 और -2 तो कितना हो गया, 16 + 2 18/2, कितना आ गया 9। तो हम लोग को फॉलो, तुम लोग बस ये करो कि कैसा क्वेश्चन देने से कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, और तो कुछ नहीं समझना है ज्यादा हमें। यहाँ पर देखो अगर हमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं तभी, अगर मेरा नीचे क्या नहीं आ जाता है 0, ठीक है। अच्छा और एक मेथड देखो, नेक्स्ट मेथड लिखते हैं फैक्टराइजेशन, लिख लो फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन में कैसे होगा, जैसे एग्जांपल देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 4, ठीक है, x का स्क्वायर -16 x - 4। अब देखो क्या यहाँ पर 4 पुट करने से 0 आ जाएगा, चेक कर लो, आ जाएगा। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करने का पहले कोशिश करेंगे होता है कि नहीं, जैसे मैंने तुम लोग को ये वाला दिया था, ठीक है, करके देखो होता है कि नहीं। फैक्टराइजेशन करके अगर 0 नहीं आता है तो फिर हम लोग कर सकते हैं इसका सोल्यूशन। x का स्क्वायर 16 मतलब कितना, 4 का स्क्वायर, और वही फॉर्मूला a + b a - b, 8 आ रहा है, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, x + 4 बचा, अब x में पुट कर दो 4 + 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है।
तो अगर मुझे बस इतना ध्यान रखना है कि हमारा अनडिफाइंड सिचुएशन से हमें निकलना पड़ेगा, उसके लिए जो भी अप्रोच करना है। अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करने से ही हो जा रहा है तो ज्यादा दिमाग लगाना नहीं, लेकिन अगर देखेंगे कि फैक्टराइजेशन करना पड़ रहा है तो फैक्टराइजेशन करेंगे। इसके अलावा और एक अप्रोच होता है रैशनलाइज करके, ठीक है, और एक अप्रोच लिखो रैशनलाइज। जैसे कि मान लो ऐसे दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस 3x रूट ओवर माइनस रूट ओवर ऑफ 1 माइनस 3x डिवाइडेड बाई x, ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें अनडिफाइंड होगा कि नहीं, क्योंकि ये तो 0 नीचे देंगे तो फिर ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज कैसे होता है, जैसे देखो मान लो ऐसा है 2√2 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो ये √2 को एलिमिनेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नीचे √2 और ऊपर √2 मल्टीप्लाई करते हैं। सेम तरीके से ये वाला हम लोग रैशनलाइज करेंगे, मतलब इसे हम लोग क्या करेंगे, कॉन्जुगेट बोलते हैं इसे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 लिखोगे, कॉन्जुगेट का मतलब अगर देखो ऐसा है 2 प्लस √3, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 2 माइनस √3, जस्ट इसको ऑपोजिट लिया जाता है, ठीक है। सर्ट्स एक चैप्टर होता है मैथ्स में, ठीक है, उतना कुछ तो दिया नहीं कि हम सर्ट्स पढ़ाए, जरूरत भी नहीं है। इतना समझो कि अगर 2 प्लस √3 है, कॉन्जुगेट मतलब जस्ट उसका रिवर्स ऑपोजिट, 2 ही रहेगा, √3 रहेगा, बस प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस, और अगर माइनस में दिया हुआ था तो क्या लेंगे, प्लस ले लेंगे, ठीक है। तो अब मुझे बताओ इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 प्लस 3x जैसा है वैसा ही रहेगा, बस इसको चेंज करना है। हाँ हाँ, ये चेंज होगा, ये वैल्यूज नहीं चेंज होगा। जैसे √2 मान लो ऐसा है, ये देखो a प्लस रूट ओवर ऑफ बी, तो इसका क्या हो जाएगा रूट ओवर ऑफ ए माइनस रूट ओवर ऑफ बी। अगर इसके साथ +1 है, इसके साथ -2 है, तो वो वैसा ही रहेगा, ठीक है, वैल्यूज चेंज नहीं होगा। कॉन्जुगेट का मतलब है ये दोनों फैक्टर्स अपने आप में माइनस था, ये दोनों फैक्टर्स अपने आप में प्लस कर देना है, बाकी कुछ भी वैल्यूज हमें चेंज नहीं करना है। ये तो वैल्यूज है, वैल्यूज चेंज नहीं होगा, प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस लेना है। इसमें चेंजेस हमें नहीं करना है कि ये प्लस को माइनस कर देंगे, माइनस को प्लस, इसको माइनस को प्लस, नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है। a माइनस 3√x, ठीक है। अच्छा, अब डिवाइडेड बाई x, अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो अभी तक हम लोग लिमिट कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी तो नॉर्मल कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब ये देखो बन गया a प्लस बी और a माइनस बी के तरफ, चेक करके देखो, ये a, ठीक है, इसे अगर हम लोग b मान लेते हैं, ये a और ये b, तो a माइनस बी a प्लस बी, तो a माइनस बी a प्लस बी कितना होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अभी अभी हम लोगों ने देखा। तो अब हम लोग ऑपोजिट लिखेंगे, अब तक हम लोग क्या कर रहे थे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से a प्लस बी a माइनस बी। अब हमारे पास जो डेटा बन रहा है वो a प्लस बी a माइनस बी का बन रहा है, हम लोग लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a कौन सा लिखे, 1 प्लस 3x को हम a मान लेते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसको लिखेंगे, 1 माइनस 3x का होल स्क्वायर, ठीक है। ये समझ में आया, देखो ये क्या है, a ये b है, ये a है ये b है, तो a माइनस बी a प्लस बी, इसको क्या लिखेंगे a का स्क्वायर, तो a क्या माना है 1 प्लस 3x का होल स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर ये क्या है, ये तो फॉर्मूला है बचपन का जो तुम लोगों ने पढ़ा था, ये तो तुम लोग को याद रखना पड़ेगा, तभी हम लोग ये कर पाएंगे, ठीक है। और b मतलब 1 माइनस 3x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब रूट से स्क्वायर हट नीचे x लिखना मत भूलो, x तो अपना रहेगा ही जैसा है, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं होने वाला। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, कोई भी रूट का स्क्वायर कैसे सॉल्व होता है बोलो, रूट हट जाएगा। रूट का स्क्वायर मतलब जैसे √2 का स्क्वायर क्या होता है 2 होता है, तो अब ये रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा, वही लिखो 1 प्लस 3x बचेगा, और ये ब्रैकेट दे दो ताकि माइनस कैलकुलेशन करने में तुम लोगों से गलती ना हो जाए, और ये 1 माइनस क्या हो जाएगा 3x, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे x। अब इसे सॉल्व करो, 1 प्लस 3x माइनस 1 और माइनस माइनस में प्लस 3x हो जाएगा, डिवाइडेड बाय x। अब कैलकुलेट करो कितना आ रहा है,
ये वाला और ये वाला कैंसिल आउट हो गया, 6x डिवाइडेड बाई x, तो x वैल्यू कैंसिल आउट, देखो x कैंसिल आउट होगा, नीचे तो x रह रहा है ना, तभी तो मेरा जीरो लिखने का कोई स्कोप नहीं रहेगा, नहीं तो फिर से अगर जीरो आ ही जाएगा नीचे तो इतना करके तो कोई फायदा नहीं होगा। तो आंसर क्या आ गया, 6 आ गया। ये तभी पॉसिबल हुआ क्योंकि हम लोगों ने नीचे से x को एलिमिनेट कर दिया, अगर नीचे से x एलिमिनेट नहीं होता तो फिर ये अनडिफाइंड वाला पोर्शन हट नहीं पाता, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या आंसर आ गया, 6 आ गया। तो देखो इस तरीके से हम लोग जो है कर सकते हैं, ये 3 अप्रोच हम लोग मोटा मोटी फॉलो करेंगे तो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं क्या क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं इसमें। लिखो, लिमिट x टेंड्स टू 3, एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x का स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 9 कितना होगा। तो कौन सा मेथड लगेगा पहले मुझे ये बताओ, कौन सा मेथड लग सकता है। सबसे पहले तो तुम लोग को सब्स्टिट्यूट ही ट्राई करना चाहिए, अगर उसमें देखो उसमें कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, सब तो प्लस प्लस है, जीरो तो आने का कोई चांसेस है नहीं, ना तो ऊपर ना तो नीचे। हाँ बोलो। हाँ नॉर्मल कर दो, क्योंकि जीरो कैसे आएगा ही नहीं, क्योंकि कुछ माइनस माइनस होता तो शायद माइनस माइनस होकर जीरो आ जाता। अब यहाँ x का वैल्यू पुट करो तो ये सब तो प्लस है, जीरो तो आएगा नहीं, ओवरऑल एक कोई वैल्यू आएगा, देखो कितना आता है। डायरेक्ट इसमें 3 पुट कर दो, सब्स्टिट्यूट मेथड से हो जाएगा ना, ये वाले मेथड से डायरेक्ट 3 पुट करने से ही हो जाएगा। 3 का स्क्वायर, लिमिट लिखते जाना है, वैसे तुम लोग का तो एमसीक्यू है, कोई देखेगा नहीं लिमिट लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो, फिर भी करने का जो टेक्निक है उसमें हमें लिमिट लिखते जाना है जब तक हम लोग 3 को पुट नहीं कर देते। अच्छा इसमें क्योंकि हम लोग 3 को पुट कर देंगे तो हम लोग अगर लिमिट नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, मतलब देखो तुम लोग वो तो करके दिखाना नहीं है, तुम लोग अगर लिमिट लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन रूल्स हम बता रहे हैं, जब हम लोग इस वैल्यू को पुट कर देते हैं ना तब ये लिखना बंद कर देते हैं, अदरवाइज लिखते जाना पड़ता है। तो यहाँ तो स्टार्टिंग में ही पुट कर रहे हैं तो लिमिट लिखने का और जरूरत नहीं होगा। 3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 प्लस 3, फिर 3 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 3 प्लस 9, कितना। अच्छा मतलब 2/3 आना चाहिए, देखो चेक करके, 2/3, 9 प्लस 12 प्लस 3, मतलब सिंप्लीफाई कर लो। 15 प्लस 9 कितना, 4/36, 24/36, এটা 24 আসছে আর এটা 36, তো 12 দিয়ে ডিভাইড করো, 2/3, 12 से अगर करेंगे तो 2/3 नहीं आ जाएगा शॉर्टकट करके, ठीक है। मतलब अब देख लेना है एग्जाम में, अगर तुम लोग का ऑप्शन में 24/36 रहेगा तो उसमें टिक कर दो, अगर 2/3 रहेगा तो उसमें नॉर्मली 2/3 रहने का ही चांसेस हाई है, ये नहीं रहेगा, ठीक है, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म ही रहेगा। तो हम लोग को पहले चेक कर लेना है कि क्या डायरेक्ट पुट करने से कोई इश्यूज है, अगर नहीं है तो डायरेक्ट पुट कर दो, ठीक है। अच्छा और एक एग्जाम्पल लिखो, लिमिट x टेंड्स टू 9, x टेंड्स टू 9 √x minus 3 divided by x minus 9, হ্যাঁ এটা এক্সটা পুরোটা রুটে আছে না, এখানে সবার আগে দেখো সাবস্টিটিউট লাগবে কি লাগবে না, पहले वो देखना पड़ेगा। यहाँ अगर 9 पुट करने पे क्या कोई अनडिफाइंड सिचुएशन होगा, देखो होगा, नीचे ही तो गड़बड़ हो जा रहा है, 9 माइनस 9 0, नीचे तो 0 किसी हालत में हमें नहीं चाहिए। अब यहाँ पर जब भी देखोगे रूट लगा हुआ है तो तुम लोग कौन सा मेथड फॉलो करोगे, रैशनलाइज। जब भी रूट लगा हुआ है मतलब कॉन्जुगेट निकालो किसका, जो रूट वाला वैल्यू है, तो √x-3 का कॉन्जुगेट वैल्यू क्या होगा, √x+3, ठीक है, √x-3 जैसे अभी अभी किया ना, इसका इसका कॉन्जुगेट वैल्यू इसका ऑपोजिट किया, वैसे ही हमें करना है। अच्छा मैंने यहाँ पर कॉन्जुगेट जब मल्टीप्लाई किया नीचे तो नहीं दिखाया,
यहाँ पर ये तो गड़बड़ हो गया नीचे। अच्छा ठीक है, उसको ठीक कर देते, चलो कोई बात नहीं, इसको ठीक कर लो। इसको कैसे लिखेंगे फिर, लिमिट अभी लिखते जाएंगे, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 9, ठीक है। अच्छा, रूट ओवर ऑफ x -3 डिवाइडेड बाई x -9, इसमें कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मल्टीप्लाई करेंगे? हाँ, रूट ओवर ऑफ x +3, और यहाँ पर भी देना पड़ेगा, नीचे भी होगा, उसमें मैंने नहीं लिखा था, ठीक है। बता देते हैं, देखो जब भी हम लोग 1/6, हाँ 1/6 आएगा। ये देखो जब भी कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करेंगे नीचे भी करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हम लोग मेन फंक्शन को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। ये देखो ऊपर और नीचे देने से मेन फंक्शन तो मेरा चेंज नहीं हुआ, वो तब मैंने वहां पर बोलते हुए गलत कर दिया। देखो हमें क्या करना है, जब भी कॉन्जुगेट लगाना है तो ऊपर भी लगाना है नीचे भी लगाना है, ताकि हमारा मेन फंक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। क्योंकि जैसे देखो हम लोग बेस को बराबर करने के लिए रेशियोज में जैसे नीचे जब मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर भी तो करते हैं ना, सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 9। अच्छा, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला सिचुएशन आ गया, फिर से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। x -9 और ये क्या हो जाएगा, रूट x +3। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 9, x माइनस ये कितना हो जाएगा 9, और ये नीचे कितना हो गया x -9, रूट ओवर ऑफ x +3। तो लिमिट x टेंड्स टू 9, ये कैंसिल आउट हो गया, 1/रूट ओवर ऑफ x +3। अच्छा, अब फिर यहाँ पर लिमिट, अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो और लिमिट लिखने का जरूरत नहीं है। 1√9 +3, तो √9 मतलब कितना होता है 3 + 3, यानी कितना हो जाएगा 1/6, ठीक है। ऐसे करके होगा। कॉन्जुगेट जब भी मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ऊपर और नीचे दोनों में ही करना पड़ेगा, जैसे हम लोग रेशियोज का बेस बनाते हैं वैसे ही होगा, ठीक है। जैसे रेशियोज का बेस बनाते तो उसको भी ठीक कर लो। इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में मैंने तो नहीं लिखा था, अगर तुम लोगों ने लिखा था तो ठीक है, नहीं लिखा है तो इसको ठीक करो। इसमें कॉन्जुगेट में नीचे भी आना चाहिए 1 + 3x + 1 - 3x, नहीं तो फंक्शन ही चेंज हो जाएगा ना, ये कैंसिल आउट होगा तब तो एज इट इज पॉइंट रहेगा। तो अगर तुम लोगों ने लिखा है तो ठीक है, मैंने तो नहीं लिखा था, हम भूल गए। यहाँ पर ये देखो 1 + 3x + रूट ओवर ऑफ 1 - 3x, इसको लिखो। अच्छा, ये यहाँ पर रूट ओवर ऑफ 1 + 3x + रूट ओवर ऑफ 1 - 3x। अच्छा, यहाँ पर हो जाएगा फिर से रूट ओवर ऑफ 1 + 3x + रूट ओवर ऑफ 1 - 3x। देख लेते हैं कितना आंसर आ रहा है हम लोग का फिर। 1 + 3x + 1 - 3x। अच्छा, अब इसमें अगर हम लोग लिमिट का वैल्यू पुट करेंगे तो 1 + 3 × 0 + 1 - 3 × 0, तो 6 डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ 1, क्योंकि 3 × 0 0 हो जाता है, और रूट ओवर ऑफ 1, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, तो इसका आंसर फिर 3 आना चाहिए, ठीक है। देखो इसका आंसर 3 आएगा, 3 आएगा, तो इसको सॉल्व करके हम लोग का फिर 3 आना चाहिए। कॉन्जुगेट हमेशा नीचे और ऊपर दोनों में होगा, देख लो तो 3 आ रहा है कि नहीं। मेरे पास इसका आंसर नहीं है, मैंने जस्ट ऐसे ही वैल्यूज लेके, हाँ 3 आना चाहिए, ठीक है। अब ठीक हुआ है, इसका आंसर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्योंकि कॉन्जुगेट तो ऊपर नीचे दोनों जगह पे जाएगा ना, तो उसमें हमारा वैल्यूज चेंज हो जाएगा। इसमें 1/6 आएगा। अच्छा, हो गया है तो और एक क्वेश्चन लिख लो। नेक्स्ट लिखो एग्जाम्पल 3, लिमिट एज टेंड्स टू 0, एक्स के जगह एज दिया हुआ है और कुछ फर्क नहीं है, ठीक है। एक्स प्लस एज माइनस रूट ओवर ऑफ एक्स, रूट ओवर ऑफ एक्स प्लस एज माइनस रूट ओवर ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एज, ठीक है। ये हमें कैलकुलेट करके देना है।
तो यहाँ भी वही प्रॉब्लम है, अगर हम लोग एज का वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो फिर से वही अनडिफाइंड हो जाएगा। रूट है तो फिर से कॉन्जुगेट यूज करना है, कॉन्जुगेट ऊपर और नीचे दोनों जगह जाएगा। देखो कितना होगा, एज टेंड्स टू 0, रूट ओवर ऑफ एक्स प्लस एच माइनस रूट ओवर ऑफ एक्स, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, प्लस होगा, प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स। एच जैसा है वैसा रहेगा, रूट ओवर ऑफ एक्स प्लस एच प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स। देखो ये तो था ही मेरा क्वेश्चन में, मैंने ये मल्टीप्लाई किया तो दोनों जगह करेंगे तभी ना कैंसिल आउट है, कोई मेरा जैसा डेटा था वैसा ही रहेगा। ठीक है, वो तो हम चेंज नहीं कर सकते, मेन क्वेश्चन को थोड़ी ना हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है ताकि मेरा क्वेश्चन चेंज ना हो। तो कॉन्जुगेट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब फिर से वही a प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो सेम टाइप ही चल रहा है, अगर तुम लोग एक बार समझ जाओगे तो फिर दिक्कत नहीं होगा, इससे ज्यादा कुछ होगा भी नहीं हाई लेवल इसमें। लिमिट एज टेंड्स टू 0, ठीक है। अच्छा अब ये ए स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, रूट हट के एक्स प्लस एच, और रूट एक्स का होल स्क्वायर रूट हट के एक्स हो जाएगा। लिमिट एज टेंड्स टू 0, एक्स प्लस एच माइनस एक्स, ठीक है। तो ये और ये कैंसिल आउट, और नीचे जैसा है वैसा रहने देते हैं। अब लिमिट का वैल्यू पुट कर, एच एच भी कैंसिल आउट हो जाएगा इसके बाद। देखो लिमिट एच टेंड्स टू 0, ऊपर एच है डिवाइडेड बाय नीचे भी एच है, एक्स प्लस एच प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स, ये एच एच भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो लिमिट h tends to 0, 1 divided by root over of x plus h plus root over of x। अब वैल्यू पुट करो, x के जगह, अब वैल्यू किसके जगह होगा, x या h बोल सकते हो, h होगा क्योंकि h टेंड्स टू 0 दिया हुआ है, मतलब किसका वैल्यू 0 के आसपास है, h का। तो वैल्यू किसका पुट करेंगे, h का। तो x जैसा है वैसा रहेगा, हमेशा x में ही पुट होगा ऐसा बात नहीं है। तो रूट एक्स प्लस रूट एक्स, तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 2√x, 1/2√x। तो तुम लोग अपने से भी कर सकते हो, उसके बाद मेरे साथ मैच कर सकते हो। देखो मैंने थोड़ा जल्दी किया, तुम लोग कर पा रहे हो तो करो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1/2√x। अब इसका आंसर थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है, कैसे बोलो, हो सकता है कि इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, कॉन्जुगेट ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, और इसका आंसर ऐसे दे दिया ऑप्शन में 2x, रूट ओवर ऑफ x डिवाइडेड बाय 2x, ऐसे भी दे सकता है। अब डिपेंड करता है क्या तुम लोग का ऑप्शन रह सकता है या नहीं रह सकता है, ठीक है। 1/2√x ऐसे करके आंसर आ रहा है। देखो ये रैशनलाइज वाला ही थोड़ा मुश्किल होता है, तो ये 3-4 क्वेश्चन लगातार हम लोग एक ही जैसा कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कैसे करके सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा अगर यहाँ तक और कोई डाउट नहीं है तो हम लोग दूसरा एक क्वेश्चन करते हैं, देखो थोड़ा सा अलग, ठीक है। एग्जाम्पल 4 है ना, हाँ ठीक है, लिखो लिमिट x टेंड्स टू 2, x टेंड्स टू 2, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ x स्क्वायर प्लस 2। तो यहाँ भी देखो डायरेक्ट पुट हो जाएगा, क्योंकि देखो नीचे तो 0 नहीं आना चाहिए ना, ऊपर माइनस है तो क्या हुआ, पुट करके देखो या ना देखो, अगर ऊपर 0 आ भी जाता है बाई चांस 2 पुट करके, नीचे तो 0 आने वाला है नहीं, प्लस है, तो अगर नीचे 0 नहीं आएगा तो डायरेक्टली पुट कर दो, x का वैल्यू 2 आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट पुट करो, x में 2 पुट कर दो, यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ पर 2 पुट करो और चेक करो कितना हो रहा है, 7/√6, हाँ 7/√6 होगा, ये देखो
2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 2। तो 4 प्लस 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2 यानी 7 डिवाइडेड बाई रूट 6। ठीक है, अब इसका वैल्यू हो सकता है कि यहाँ रूट 6 और यहाँ रूट 6 लगा के कुछ और करके दे दे। ठीक है, मेरा कोई माइनस फिगर नहीं रहेगा ना, तो चांसेस मतलब ये रहता है कि मेरा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके ही आने वाला है आंसर। अच्छा, अब नेक्स्ट लिखो। लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। क्या ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके होगा? 0 आ जाएगा, क्योंकि 2 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ कुछ रूट नहीं है तो रैशनलाइज नहीं करेंगे, सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, तो बच्चा कौन सा मेथड? फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन करो, मतलब इसका मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करो, जैसे तुम लोग बचपन में किए हो ना, कोई भी एक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन वैसे करो। फैक्टराइजेशन कैसे होता है ये देखो, x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस माइनस -1। हाँ, देखो हम लोग को क्या करना है, पहले 6 इंटू 1 करना है। मतलब ये देखो, ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब ऐसा इक्वेशन जिसके पावर में 2 होगा, मतलब इसका x का वैल्यू 2 निकलेगा। ठीक है, अच्छा अब इसको कैसे फैक्टराइजेशन करते हैं, हम लोग को a इंटू सी करना है। तो इसमें a कितना है, इसको कंपेयर करो a x स्क्वायर के साथ, तो ये b की जगह कितना है, -5। ठीक है, क्योंकि प्लस है। सी की जगह कितना है, 6 है। ठीक है, तो हम लोग को करना है a इंटू सी, तो a इंटू सी मतलब कितना होगा, 1 इंटू 6 यानी 6। अब हम लोग इसको करेंगे जिसे हम लोग एलसीएम बोलते हैं। ठीक है, 2 3 जा 6, 3 3 3 1 जा 3। ठीक है, तो 6 का वैल्यू कितना हो गया, 2 इंटू 3 इंटू 1 ऐसे करके। अब हमें क्या करना है, हमें b फाइंड आउट करना है। b कितना है, 5। किससे फाइंड आउट करना है, इस फैक्टर्स को यूज करके, इस सारे फैक्टर्स को यूज करके, फैक्टर्स को प्लस या माइनस करके। जैसे अगर हम 6 माइनस 1 करते हैं तो मुझे कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। लेकिन देखते हैं ये पुट करने से हमारा काम होगा कि नहीं, क्योंकि 5 तो मिल रहा है। आप कैसे कैलकुलेट करोगे, x का स्क्वायर माइनस यहाँ पर 6 माइनस 1 लिख लो x प्लस यहाँ पर 6 लिखेंगे, नीचे जितना है वैसा लिख दो। ठीक है, तो 6 से अगर नहीं होगा तो हमें 2 और 3 लेना पड़ेगा। हम दिखाते हैं होता है कि नहीं, दिखा देते, क्योंकि सबको फैक्टराइजेशन याद नहीं है लग रहा है। -6x माइनस माइनस में प्लस x प्लस 6। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होगा, देखो यहाँ पर प्रॉब्लम ये होगा कि अगर हम लोग कॉमन लेने जाएंगे ना, इसमें से ये दोनों में से कितना कॉमन ले सकते हैं, x माइनस 6। तो यहाँ प्लस कॉमन लेने से x प्लस 6 हो गया, तो फिर ये दोनों इक्वल नहीं आया, ये दोनों तो इक्वल आना चाहिए, तब जाके आगे प्रोसीड कर पाएंगे। तो ये वाला नहीं होगा। ठीक है, ये फैक्टराइजेशन में हम लोग 6 माइनस 1 नहीं कर सकते हैं। तो ये कंफर्म हुआ। अब मुझे बोलो कि ऐसा क्या करें ताकि हमारा 5 आ जाए, और ऐसा क्या कर सकते हैं, 3 प्लस 2 कर सकते हैं। 3 इंटू 1 3, 3 प्लस 2 करने से कितना आएगा, 5 आएगा। ये 3 प्लस 2 करने से तो हो जाएगा। ठीक है, हाँ मतलब ये माइनस आगे रहेगा तो वो -3 -2 बन जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का इस तरीके से सॉल्व नहीं होगा। तब हमें क्या करना पड़ेगा, अब देखो ऐसे करके कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2। अच्छा ये नीचे तो जगह है, चलो नीचे जगह है,
फैक्टराइजेशन अगर नहीं कर पाएंगे तो सॉल्व नहीं होगा ना। लिमिट x टेंड्स टू 2 x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। तो इसको कैसे लिखेंगे? x टेंड्स टू 2 जैसा है, x का स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे 3 प्लस 2 और ये x लिख दिया। देखो हम तो ऐसे करते हैं, अगर तुम लोग बचपन में किसी और तरीके से सीखे हुए हो तो उसको भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि अभी वो बचपन वाला चीज नया तरीके से सीखने से दिमाग कंफ्यूज हो सकता है, और अगर याद नहीं है तो हम जैसा बोल रहे हैं वैसा भी कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये सब क्या होता है ना, हम लोग नॉर्मली 5-6 में सीखते हैं तो वो जैसा जो टीचर सिखा देता है वो दिमाग में बैठ जाता है, ठीक है। ये नॉर्मल सा बात हो जाता है, मेरा भी है a ইনটু c। তারপর ওটাকে এলসিএম করব, দিয়ে আমরা ওই ফ্যাক্টরস গুলোকে ইউজ করে b আনার চেষ্টা করব, ঠিক আছে। तो यहाँ पर देखो x का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 3x, और प्लस माइनस में माइनस क्या हो जाएगा 2x प्लस 6 x माइनस 2, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 2, अब यहाँ से x कॉमन लेंगे तो कितना आया x माइनस 3, और ये दोनों में से कितना कॉमन ले सकते हैं -2। ये दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं x, और ये दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं -2। तो क्या बचेगा x माइनस 3। देखो ये समझ में आया कि नहीं? अगर कॉमन लेना नहीं समझ में आएगा तो फिर आगे प्रोसीड करके फायदा नहीं। ये दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन मतलब इसमें भी x कॉमन मतलब एक्चुअली लेकिन डिवाइड करना होता है। कॉमन मतलब कुछ कॉमन एलिमेंट ढूंढना नहीं होता है, ठीक है। कॉमन का मतलब डिवाइड। एक्चुअली हम लोग x स्क्वायर को x से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है x, और 3x को x से डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आता है 3। तो एक्चुअली इसमें से अगर हम x कॉमन लेना चाहते हैं, मतलब x से इसको डिवाइड करना चाहते हैं, तो कितना आएगा x माइनस 3। और ये दोनों में से -2x प्लस 6 में से अगर हम -2 कॉमन लेना चाहते, क्यों? क्योंकि मुझे ये दोनों चीज एक ही जैसा करना है, तभी हम आगे जाके फिर से कॉमन ले पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया मैंने, बेसिकली -2 कॉमन लिया, ठीक है। अच्छा अब ये दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं? ये दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं? x माइनस, बोलो, ये x माइनस 3 कॉमन नहीं ले सकते ये पूरे फिगर में से। x माइनस 3 कॉमन ले लिया तो इधर कितना बचेगा x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, और ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। तो क्या बचा x माइनस 3। अब क्या इसमें डायरेक्टली 2 पुट कर सकते हैं? 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा -1। यही आया था तो आंसर -1। तो देखो इक्वेशन सॉल्व करने हमें आना चाहिए, नहीं तो हाँ ऐसा नॉर्मली हम लोग ऐसा क्वेश्चन हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग 6th क्लास में किए थे। क्लास 6 से ऐसा इक्वेशन एक्स वाला स्टार्ट हुआ था, एलजेब्रा 6-7 से ही स्टार्ट होता था कॉमन लेने में। ये तो देखो पूरा प्रैक्टिस के ऊपर है, एक क्वेश्चन से तो नहीं होगा इक्वेशन। जब इक्वेशन चैप्टर करेंगे तो काफी इक्वेशन प्रैक्टिस करेंगे तो वहां पर समझ में आएगा। एक इक्वेशन जो है ये काफी इंपॉर्टेंट होता भी है। तो এখন বুঝতে পারলে তো কিভাবে হচ্ছে, समझ में आया कैसे करके होगा इक्वेशन सॉल्व? सतन जी अच्छा, और एक लिखो, और 2 लिख पाते हैं। एग्जाम्पल नंबर कितना हो जाएगा 6, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 2 3x प्लस 9, ये आसान सा दिया है 3x प्लस 9। बोलो कौन सा मेथड यूज करोगे, देख के ही पता चलेगा। सब्स्टिट्यूट। इसमें तो देखो डिवाइड कुछ है ही नहीं, अगर डिवाइड नहीं है तो 0 तो नहीं होगा। इसमें सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, यहाँ तो 0 वीरो का कोई कंसेप्ट नहीं है, तो 3 और x के जगह क्या पुट करेंगे 2 और 9। अब इंटू करो और ऐड करो, कितना हो जाएगा 6 प्लस 9 15, हो गया सिंपल। लिमिट x टेंड्स टू 5 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, बोलो क्या होगा? इसमें डायरेक्ट पुट कर सकते हैं 5 को,
कर सकते हैं, 0 तो नहीं आ रहा है तो 1, 5 - 1। सिर्फ देखना है 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर 0 नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो वैल्यू देगा उसे डायरेक्ट पुट करने से ही हम लोग का आंसर मिल जाएगा। अच्छा, ये वाला किया मैंने, हाँ ये वाला भी किया, -1 वाला भी किया हमने। x² -6x + 9 ये वाला किया, ये नहीं किया ना, ये वाला नहीं किया शायद, ये वाला करो। लिमिट x टेंड्स टू 3, x² -6x + 9 डिवाइडेड बाय x - 3। अच्छा पहले बोलो, क्या ये सब्स्टिट्यूट करके होगा? डायरेक्टली 3 पुट करने से होगा? नहीं होगा। डायरेक्टली 3 पुट करेंगे तो ऊपर 3² 6 × 3 + 9, ये तो समझ में आता है। नीचे 3 - 3, नीचे 0 किसी हालत में नहीं आना चाहिए, क्योंकि 0 से हम लोग किसी डिजिट को डिवाइड नहीं कर सकते, ये आंसर दिखाएगा। रिजल्ट अनडिफाइंड, नीचे 0 नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। तो अब इसे क्या करें, क्योंकि इसमें हमारा रूट भी नहीं है, तो हमारा कौन सा मेथड होगा? फैक्टराइजेशन। अभी तो किया, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, सिर्फ वैल्यूज अलग है ना। फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या करना है? लिमिट x टेंड्स टू 3, ठीक है। अच्छा ये देखो, x का यहाँ पर 9 का क्या करेंगे? एलसीएम। हाँ, 0 आंसर आएगा। 9 का एलसीएम करेंगे, 9 × 1, तो 9 का एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा? 3 3 = 9, 3 1 = 3, तो 9 = 3 × 3 × 1। अब इस डेटा को लेके हमें 6 लाना है, ठीक है। तो क्या करने से 6 आएगा? 3 + 3 करने से 6 आएगा, ठीक है। और क्या हो सकता है? 3 + 3 करने से हो जा रहा है, तो 3 + 3 कर दो। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? x² -3 + 3, 6 के जगह क्या लिखेंगे? 3 + 3, और ये x हो गया। बाकी डेटा जैसा है एज इट इज लिखते जाओ। फिर लिमिट x टेंड्स टू 3, x² -3x -3x प्लस माइनस में माइनस हो गया +9। अब कॉमन लेना पड़ेगा, कॉमन लो। x कॉमन लेने से क्या हो जाएगा? x - 3, और यहां से क्या कॉमन लेंगे? -3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा बेटा? प्लस হবে, হ্যাঁ -3 है, 0 x - 3, ठीक है। ये प्लस होगा, ठीक है, वो गलती से मैंने लिखा था। x टेंड्स टू 3, तो x - 3, और यहाँ पर भी क्या बचा? x - 3, और नीचे भी x - 3, तो ये सब कैंसिल आउट हो गया। लिमिट x टेंड्स टू 3, x - 3, तो 3 - 3 0, ये 0 आ सकता है, वो तो कैलकुलेटिव वैल्यू है। लेकिन वो 0 अगर हमारा जो है नीचे आ जाता है तो हम लोग का अनडिफाइंड हो जाएगा, वो तो हमें नहीं चाहिए ना। और अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 0 आ जाता है, वो भी हमारा नहीं चलेगा, ठीक है। ये 0 के साथ कोई लिंक नहीं, ये तो मेरा कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू 0 निकल के आया, वो ठीक है। हाँ नीचे तो, हाँ नीचे नहीं, ये तो कैंसिल आउट कर दे रहे हैं हम लोग, और तो कुछ नहीं बच रहा है, नीचे तो कुछ नहीं बच रहा है, सिर्फ x - 3। हाँ बोल सकते हो 1 आ रहा है, हाँ 1 आ रहा है, तो 1 आने से भी हम लोग का क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा, ठीक है। 0 हो रहा है, लेकिन ये 0 वाला वो नहीं है, ठीक है, कि 0 आंसर ही नहीं होना चाहिए। तो लिमिट का आंसर 0 आया है, तो इसमें हमारा अनडिफाइंड नहीं होता है। तो हमें क्या देखना पड़ेगा? देखो मेनली तुम लोगों को 3 अप्रोच से ही काम हो जाएगा, ठीक है। या तो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, पहले सब्स्टिट्यूट ही चेक करो कि पुट करने से मेरा नीचे 0 आ रहा है कि नहीं। अनडिफाइंड सिचुएशन अगर नहीं हो रहा है तो सब्स्टिट्यूट करो। अगर अनडिफाइंड हो रहा है, रूट है, तो हमें क्या लगाना है? रैशनलाइज करना है। और अगर रूट के अलावा ये फैक्टराइजेशन वाला है तो फैक्टराइजेशन, 3 चीज ही तो सीखा, 3 ही चीजों को हम लोगों ने प्रैक्टिस किया, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, लिमिट में और ज्यादा कुछ है नहीं। नेक्स्ट दिन हम लोग कंटिन्यूटी करेंगे, बस ये छोटा सा ही चैप्टर है, थोड़ा बहुत सीखने के लिए सीख लो। बाकी हम कैलकुलस वैसे करवाते भी नहीं थे पहले, लेकिन लिमिट कंटिन्यूटी नया है तो करवा दिया। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नॉर्मली हम नहीं करवाते हैं, ठीक है, ये नया आया है, ठीक है।
ये पहले था नहीं, ये बहुत पहले था हमारे टाइम पे, तब उसके बाद इसे एलिमिनेट कर दिया गया, ये रिसेंटली ऐड हुआ। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं।